हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग साइंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। 25 क्वेश्चन पर डे हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एसएससी, सीएचएसएल एंड अदर एग्जाम, मतलब कहीं पर भी सामान्य विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और आपसे छूटेगा भी नहीं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैनल पर। तो ठीक है, पर डे की वीडियो आप हमारी देखते रहें, आपको परेशानी नहीं होगी। आप हर चीज़ समझने की कोशिश करें। जहाँ कोई क्वेश्चन अगर डाउट है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप समझने की कोशिश करें। आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पे नंबर है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम जो होता है किसका कार्य करता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? बताया गया। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो डेट सही पूछा जाता है। तो 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। कब हुई थी? 3 दिसंबर। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है बच्चा 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इस चीज़ को आप याद रखें। और यहाँ पर पूछा गया जो गैस का रिसाव हुआ था उस त्रासदी में, वो गैस का नाम तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट लिखा हुआ है, किसी किसी पेपर में मिथाइल आइसोसाइनाइट लिखा होता है, तो आप ध्यान रखें मिथाइल आइसोसाइनाइड या साइनेट बात वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। कभी कभी पेपरों में डेट पूछता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई। और भोपाल गैस त्रासदी जो है वहाँ जो गैस का रिसाव हुआ था किस गैस का, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIC कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मुर्रा, सूरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना किसकी नस्ल हैं? तो ये एक प्रकार की भैंस की नस्ल है। भैंस की नस्ल आपने अक्सर ये मुर्रा भैंस का तो सुना ही होगा और जाफराबादी भी आपने सुना होगा। बाकी आपके लिए नई लग रही हैं तो आप समझें, मुर्रा और सूरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना किसकी नस्ल है? तो भैंस की नस्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, पढ़ो फिर से। क्या बताया गया है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में की गई है आपकी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान केंद्र। ठीक है, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो आप उत्तर प्रदेश टिक करेंगे, अगर उसके अंदर जिला पूछा जाता है तो मथुरा टिक करेंगे। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए में आ चुका है, यूपीएससी एनडीए में आ चुका है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में भी आ चुका होगा। ठीक है, क्योंकि एनडीए में हमने देखा है एक क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है, यही सेम क्वेश्चन ही था कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर में आपका है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जो कि राजस्थान में आपका पड़ता है बीकानेर। ठीक है, क्लियर हुई बात? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है आपकी दालचीनी। बताया गया, पूछा गया है कि दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो वृक्षों के छाल से। ऑप्शन आपको इस तरह से दिया होगा, वृक्षों की जड़ से, वृक्षों के तना से। ठीक है, तो वृक्षों के छाल से आपको याद रखना है, वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, ठीक है, ARO कंप्यूटर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है मसालों की रानी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बताया गया है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो यानी फूलों का अध्ययन जब आप करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं फूलों का अध्ययन। ठीक है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का, ठीक है। या फिर मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी था, ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ये आपके पेपर के लिए। क्या है? सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस की पुस्तक है। कार्ल लिनियस की पुस्तक है आपकी सिस्टमा नेचुरी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा दूध से दही जो है, दूध से दही कब बनता है या किसके कारण बनता है? तो बैक्टीरिया के कारण बनता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण। और यहाँ पर यह भी पूछेगा कि दूध से दही जो है बैक्टीरिया के कारण तो जमता है, दूध से दही तो जो बन जाता है वो बैक्टीरिया के कारण बन जाता है, लेकिन उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही जम जाता है। अगर आपसे पूछता है दूध से दही किस एसिड के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अब यहाँ पर समझो दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। आगे समझो अगला क्वेश्चन। विषाणु में क्या होता है? विषाणु मतलब होता है बच्चा वायरस। वायरस में क्या होता है? तो वायरस में होता है आपका न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। वायरस यानी विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, यानी फुट यानी पैर में, एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु यानी वायरस के कारण आपका होता है जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग, ठीक है। फुट एंड माउथ डिसीज जो होता है वायरस के कारण होता है जानवरों में, ठीक है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आपका आयोडीन प्राप्त होता है। लैमिनेरिया यानी किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से आपका आयोडीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर का मान क्या है? तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये घुमा के पूछता है कि दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक मतलब होता है बच्चा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एक दाब मतलब एक तरल पदार्थ है, अगर उस पर आप उसका दाब यानी प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव रक्त यानी जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यानी किसके द्वारा होता है? तो आपका लाल रक्त कण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं RBC, जिसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या होता है? कार्पसल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसल्स
कार्पसेल्स की स्पेलिंग CARPUSPU होता है बेटा, PUSCEL। या फिर रेड ब्लड सेल्स आप याद कर लें, ये भी हो सकता है पेपर में आ जाए, ठीक है, रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है आरबीसी के द्वारा होता है, लाल रक्त कण आरबीसी के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के। ये 4 विटामिन जो होते हैं आपके, ये वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और अगर आ जाता है जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में विटामिन आपका बी होता है, बी एंड सी। क्यों? क्योंकि विटामिन ए यहाँ यूज हो चुका, डी भी हो चुका, ई भी हो चुका है, तो कौन सा छूटा? बी और सी। तो बी और सी जो होता है, यानी विटामिन बी तथा विटामिन सी जो होता है, यह जल में घुलनशील होता है। लेकिन अगर वहीं पूछता है वसा में घुलनशील विटामिन, तो ए, डी, ई तथा के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब यहाँ पर बात आती है, आप जल वाले का याद कर लें, वसा वाला खुद ही याद हो जाएगा, या वसा वाला याद कर लें, जल वाला याद हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल, यानी स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है 760 यानी 760 मील प्रति घंटा। लेकिन अगर बात करता है स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड की, 332 मीटर पर सेकंड होती है। मीटर पर सेकंड की बात करेगा तो 332 मीटर पर सेकंड आप लगाएंगे। लेकिन वहीं बात करता है कि मील प्रति घंटा में, तो आप लगाएंगे 760। तो याद रखें आप, जब ध्वनि की चाल आपसे बोली जाए तो 760 मील प्रति घंटा, जब मील प्रति घंटा में आएगा तो 760 आप आंसर लगाएंगे। लेकिन अगर वही मीटर पर सेकंड में आता है तो 332 मीटर पर सेकंड आपका आएगा। या आपको 332 नहीं मिलता है तो 343 हो सकता है, आपको 343 मीटर पर सेकंड मिल जाए, ठीक है। तो इन दोनों में से देख लीजिएगा कौन सा आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, ये बात है 332 मीटर पर सेकंड जब आपका एयर में होगा, यानी हवा में 343 मीटर पर सेकंड, ये भी ठीक है। एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तब की बात है 343। वैसे 332 ही ज़्यादातर पेपरों में हमको मिला है, और 343 अगर मिल रहा है कहीं तो आप 343 टिक करेंगे। अगर 332 ऑप्शन में नहीं है तब की बात है, अगर 332 लग रहा है तो 332 मीटर पर सेकंड लगा दें आप, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्राकृतिक जो मोम और लाख होते हैं ये कीड़ों के स्राव के रूप में, ठीक है, कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं आपके प्राकृतिक मोम और लाख। अगला है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कार की जो बैटरी होती है उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला अगर आता है तो H2SO4 लगाएंगे आप, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला। कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आगे बिजली के बल्ब में, यानी बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये भी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट वाले पेपर में आ चुका है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है आपका बिजली का बल्ब जो होता है उसके अंदर फिलामेंट जो जलता है वो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ से बताया गया है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक एवं उल्टा होता है अगर मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है, यानी आपसे बोला है कि पृथ्वी पर अगर कुल जल है उस जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%, लगभग 2.5%, ठीक है। लगभग 2.5% पानी जो है वो केवल पीने योग्य है, यानी पीने का पानी कितने परसेंट है? पूरे जितना जल है पृथ्वी पर उसका 2.5% केवल पानी पीने योग्य है, ठीक है। क्लियर हुई बात? दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें दोस्तों। धन्यवाद।